नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चा पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में एक परिवार है ब्यूरोक्रेसी का जो लोकसभा चुनाव के पहले चर्चा में अचानक से आ गया है। आप इसे संयोग भी कह सकते हैं कि पूरा परिवार ब्यूरोक्रेसी में होने के नाते चर्चा में आया और उत्तर प्रदेश से उसके रिलेशन होने के नाते चर्चा में आया। बात एक ऐसी आईएएस फैमिली की जिसमें ससुर, दामाद, बेटी तीनों आईएएस हैं और सारे लोग यूपी के रहने वाले हैं। ऐसा संयोग इसलिए बना क्योंकि देश में जब नए चुनाव आयुक्त का चयन हुआ तो उसमें ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया। ज्ञानेश कुमार के नए चुनाव आयुक्त बनने से उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण तैयार हुआ जिसमें उनकी बेटी और दामाद दोनों आईएएस अफसर हैं। उनकी बेटी मेघा रूपम जो ग्रेटर नोएडा में एसीईओ हैं और उनके दामाद हैं मनीष बंसल। मनीष बंसल इस समय संभल जिले के डीएम पद पर कार्यरत हैं और दोनों 2014 बैच के आईएएस अफसर हैं। ज्ञानेश कुमार के बेटी और दामाद के साथ साथ वो खुद 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं और 2023 में वो रिटायर हुए हैं। वो केरल कैडर में तैनात थे। मूलतः वो आगरा के रहने वाले हैं और संयोग देखिए कि उनकी बेटी भी आईएएस हुई 2014 में और वो भी यूपी कैडर में तैनात हैं, जबकि उनका जो बर्थ प्लेस है वो तिरुवनंतपुरम केरल का है। उनकी रिकॉर्ड में मेघा रूपम केरल की रहने वाली हैं, लेकिन उनके पिता आगरा के हैं और ज्ञानेश कुमार इस समय देश के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। मेघा रूपम की जो शादी हुई है वो मनीष बंसल से हुई है। वो भी इन्हीं के बैच के 2014 के आईएएस अफसर हैं और इस समय संभल जिले में डीएम हैं मनीष बंसल। तो जब ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने तब यह फैमिली चर्चा में आई और यह हुआ कि उनका उत्तर प्रदेश से क्या नाता है। ज्ञानेश कुमार वाराणसी में पढ़े हुए हैं। वो हाई स्कूल और इंटर दोनों में टॉपर रहे हैं। इसके अलावा वो आईआईटी कानपुर से भी पास आउट हैं और वो जब रिटायर हुए पिछले साल 31 जनवरी को तो उससे पहले वो सहकारिता मंत्रालय में उस समय सचिव थे। और इससे आपकी जानकारी और बढ़ेगी कि जब धारा 370 हटाई गई थी तो उस समय ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में सचिव हुए थे और उनका इस काम में बहुत अहम रोल था। उनकी भूमिका यहीं ख़त्म नहीं हुई। रिटायरमेंट के बाद सरकार ने उनको राम मंदिर ट्रस्ट में अपने प्रतिनिधि के तौर पर नामित किया था। यानी कि अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर लग बना है उसमें भी वो पैनल में शामिल थे और जो राम की मूर्ति का चयन हुआ उसका जो निर्णायक मंडल था उसमें भी ज्ञानेश कुमार मेंबर के तौर पर थे। तो मेघा रूपम, मनीष बंसल, ज्ञानेश कुमार ये एक हैप्पी फैमिली के तौर पर उत्तर प्रदेश में आज के समय में चर्चा में है। ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त बनने से इस परिवार में लगातार खुशियों की बौछार है और उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि आई है कि एक परिवार जो यूपी का था, कभी केरल चला गया था, वो फिर वापस यूपी में है और देश के बड़े बड़े पदों पर रहकर ये तीनों लोग सेवा कर रहे हैं। अब बात उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनावों की, परिवारवाद की, टिकटों के संकट की। बीजेपी में इस समय कुछ टिकटों पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह लगी हुई है। यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों की भी निगाह है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में जो परिवार हैं, खास तौर से 3 ऐसे राजनीतिक परिवार जिनका अस्तित्व संकट में है, उनके ऊपर संकट मंडरा रहा है। देश और प्रदेश की नज़रें भी इन राजनीतिक परिवारों के भविष्य पर लगी हैं। भाजपा
इनको टिकट देगी, पहले की तरह इनकी अहमियत रहेगी या कुछ परिवर्तन आएगा। तो ये इस पर सियासत की नज़रें हैं कि एक शाख से पत्ता टूटे तो फिर वो दूसरा उनको अपने यहाँ सिंबल प्रदान करे। मामला पहला है वरुण और मेनका गांधी का, जिनके लिए अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई है। सुल्तानपुर और पीलीभीत से ये दोनों सांसद हैं। अब उनका भविष्य क्या होगा ये बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। दूसरा परिवार है संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद का। संघमित्रा भाजपा में हैं, सांसद हैं, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन से टिकट के दावेदार हैं। तीसरा परिवार है बृजभूषण शरण सिंह का, उनके ऊपर भी टिकट का संकट है। पहलवानों के विरोध के मामले में, उत्पीड़न के मामले में मुकदमे चल रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह अभी तक असमंजस में है। तो ये जो यूपी की सियासत में ये जो टिकट हैं वो इतने अहम हो गए हैं कि किसी का टिकट कटा तो बड़ा तूफान भी आ सकता है। चर्चा ये है बात की हमेशा रही कि बृजभूषण और वरुण गांधी के टिकट पर संशय है। अगर वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से कटता है तो एक चर्चा ये आई थी कि उनको समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को पीलीभीत से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया तो इससे साफ है कि वरुण गांधी का अगर टिकट कटता है तो उनके पास निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब उत्तर प्रदेश में जो दूसरा मामला है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा का क्या होगा। संघमित्रा बदायूं से सांसद हैं। सपा ने बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दे दिया है। संघमित्रा के पिता कुछ जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। वो कुशीनगर से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं और वहाँ से वो लड़ना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी से बेटी लड़े और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के समर्थन से बाप लड़े, ये एक विचित्र संयोग सियासत में बन पाएगा कि नहीं, ये भी बड़ा अपने आप में आश्चर्यजनक होगा। अगर संघमित्रा मौर्य का टिकट कटता है तो फिर क्या वो सपा के दरवाजे पर जाएंगी और सपा क्या शिवपाल यादव के स्थान पर उनको टिकट देगी या कहीं और एडजस्टमेंट भी कर सकती है। कई सारे कयास हैं। तीसरा मामला आप जानते हैं कि पूर्वांचल के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह का है। बृजभूषण 6 बार सांसद रह चुके हैं, 7वीं बार वो टिकट लेना चाहते हैं, लेकिन उनका टिकट अधर में लटका है। पहलवानों के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप में वो घिरे हुए हैं। उनका कुश्ती संघ का मामला भी बिगड़ गया था, लेकिन सरकार ने अभी तक उन पर सीधे कोई कार्रवाई नहीं की है। वो बदनाम हुए, भाजपा भी बदनाम हुई, आरोप भी झेलती रही, लेकिन बृजभूषण को वो छोड़ नहीं पाई। लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि बृजभूषण को इस बार बीजेपी झटका दे सकती है। ऐसी भी बात आई कि बृजभूषण को संतुष्ट करने के लिए सरकार ने गुपचुप तरीके से उनके करीबी को संजय सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर भी बहाल कर दिया है। परिवारवाद तो भाषण के लिए होता है, प्रवचन के लिए होता है, अगर सीट मिले तो कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसे में किसका भाग्य उदय होगा और किसका डूबेगा सितारा, ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। और उम्मीद है कि अगली बार आपको और रोचक कहानियों के साथ हम इस खबर में फिर हाजिर होंगे। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अचानक से परिवर्तन हो गया, वो भी चुनाव आयोग के निर्देश के बाद। हालांकि इससे पहले 2022 का चुनाव हुआ, उससे पहले लोकसभा के 2019 के चुनाव हुए, लेकिन कोई ज़्यादा परिवर्तन ब्यूरोक्रेसी में हुआ नहीं था। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने यूपी के गृह सचिव को अचानक से हटा दिया। जब यह खबर उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक हुई तो ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी हलचल मच गई, क्योंकि यह आदेश 19 मार्च को आया और इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को हटाना पड़ा। इसी बीच एक हलचल और बढ़ी। पंचम तल में जो अफसर हैं उनके बीच कार्य के विभाजन का एक नया आदेश जारी हुआ, जिससे इस बात का खुलासा हुआ
कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को 16 मार्च को ही हटा दिया गया था, यानी कि वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री पद से पहले ही हट गए थे। अगर संजय प्रसाद 16 मार्च को पद से हटा दिए गए थे तो ऐसे में 19 मार्च को जब चुनाव आयोग का आदेश आया तो संजय प्रसाद के पास गृह विभाग हटने के बाद सिर्फ सूचना बचा था, यानी कि वो सिर्फ प्रमुख सचिव सूचना रह गए थे। लेकिन जब आयोग ने उनको गृह सचिव पद से हटा दिया तो उसी रात सरकार ने उनको फिर से प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री पद पर तैनात कर दिया। ये साबित हो गया कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अफसरों में शुमार हैं। उनको प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री पद पहले क्यों छोड़ना पड़ा, इसको लेकर कुछ कहानियां चल रही हैं। चर्चा ये थी कि जिनके पास दोहरा चार्ज है उन राज्यों में एक पद से उन अफसरों को हटाया जाएगा। यूपी में संजय प्रसाद के पास भी मुख्यमंत्री के कार्यालय और गृह सचिव दोनों का चार्ज था, तो गृह सचिव का पद बना रहे। इस वजह से लोग कहते हैं कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के पद से उनको हटाया गया था। लेकिन जब आयोग ने उनको प्रमुख सचिव गृह पद से हटा दिया तो सरकार ने उन पर फिर से भरोसा जताते हुए उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में वापसी करा दी। तो ये दोनों पदों को लेकर कुछ कहानियां थी जो सार्वजनिक नहीं हो पा रही थी। वैसे ये साफ है कि जिस अफसर के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, मुख्यमंत्री के साथ लंबे समय से वो काम कर रहे हो, उनका अचानक से हटाया जाना उचित भी नहीं है। और चुनाव के मौके में वैसे भी कोई बहुत नीतिगत फैसले या काम होते नहीं हैं। अब नया गृह सचिव किसे बनाया जाए, ये एक बड़ी कहानी शुरू हुई। चुनाव आयोग ने सरकार से कहा कि 3 नामों का पैनल 24 घंटे के भीतर भेजिए। तब तक चीफ सेक्रेटरी को गृह सचिव का चार्ज दे दिया। सरकार ने आयोग के निर्देश पर 3 ऐसे अफसरों के नाम का पैनल भेजा जिसमें दीपक कुमार सबसे सीनियर थे। दीपक कुमार 1990 बैच के IAS अफसर हैं और इस समय ACS वित्त और माध्यमिक शिक्षा के पद पर वो कार्यरत हैं। दीपक कुमार के साथ आलोक कुमार का और PWD के प्रमुख सचिव अजय चौहान का नाम भेजा गया। सीनियर मोस्ट होने के नाते 1990 बैच के दीपक कुमार को नया अपर मुख्य सचिव गृह बनाया गया। चुनाव आयोग ने ये फैसला कर दिया। अब दीपक कुमार पर चुनाव कराने की बड़ी जिम्मेदारी होगी और साथ ही मुख्यमंत्री ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें वित्त और माध्यमिक शिक्षा का भी ACS बनाए रखा है। तो अब एक महत्वपूर्ण बात यह आती है, जो ख्याल है, जो चर्चा है कि जून में चुनाव समाप्त हो जाएंगे। संजय प्रसाद क्या फिर से पुरानी भूमिका में वापसी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो बेहद करीबी अफसरों में हैं और पिछले काफ़ी समय से वो इन पदों पर दायित्व निभा रहे थे और उनकी नौकरी भी अभी काफ़ी लंबी है। अब ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि दीपक कुमार जून के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद भी ACS होम बने रहते हैं या वापस वो अपने विभाग में जाते हैं। वैसे दीपक कुमार की नौकरी अभी करीब 2.5 साल बची है और संजय प्रसाद 2032 तक है सेवा में, उनकी नौकरी 8 साल है। दीपक कुमार अक्टूबर 2026 में रिटायर होंगे, यानी कि लगभग 2.5 साल का समय उनके पास है। तो इस बात की अब काफ़ी संभावनाएं और चर्चा भी हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद संजय प्रसाद की वापसी होगी या दीपक कुमार इस पद पर कंटिन्यू करेंगे। ये एक और रोचक सवाल और रोचक माहौल बनेगा। अब बात एक ऐसी खबर की जो बीजेपी में, उत्तर प्रदेश सरकार में ताज़ा दोस्ती बनी, मित्र बने, सहयोगी दल बने, मंत्री भी बना दिया गया, एक MLC पद भी दे दिया गया। लेकिन जब विभाग मिला तो फिर सारी ऊर्जा निराशा में बदल गई। बात रालोद कोटे से मंत्री बनाए गए अनिल कुमार की, जिनको साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग मिला है। इस विभाग के मिलने के बाद से मंत्री नदारद हैं। वो लखनऊ लौटे ही नहीं
वो विभाग में उन्होंने आज तक ज्वाइन ही नहीं किया। यानी कि रालोद कोटे के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार अपने विभाग के बंटवारे से नाराज हैं, वो ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं। माना जा रहा है कि विभाग के बंटवारे से रालोद कोटे के मंत्री संतुष्ट नहीं हैं और इसी वजह से वो लखनऊ नहीं आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले 5 मार्च को मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, उसमें अनिल कुमार को भी रालोद कोटे से शपथ दिलाई गई। काफ़ी दिन इंतजार चलता रहा, 13 मार्च को विभागों का बंटवारा हुआ, लेकिन जब विभागों के बंटवारा सामने आया तो उसमें रालोद कोटे के जो मंत्री हैं अनिल कुमार, उनको सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मिला, साइंस टेक्नोलॉजी विभाग, जिसमें राज्यों में करने के लिए कुछ नहीं होता, ना पब्लिक का कोई काम होता है। इस विभाग के मिलने के बाद से अनिल कुमार अपने विभाग में ज्वाइन करने नहीं आए। बताया जाता है कि विभाग की स्थिति को देखकर वो नाराज है, क्योंकि उनका कहना है कि इस विभाग में मंत्री और जनता को करने के लिए कुछ है ही नहीं, खाली लाल बत्ती गाड़ी, पुलिस और ऑफिस, टेलीफोन, यही सब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब समस्या है कि मंत्रियों को इस तरह के विभाग क्यों दिए जाते हैं? क्या उनको जानबूझकर कि ढक्कन बने रहें, कोई काम न कर सके जनता का? अनिल कुमार तीसरी बार के विधायक हैं, ये 2 बार तो बसपा विधायक रहे हैं, तीसरी बार वो रालोद से विधायक हैं और अभी इन दिनों वो पुरकाजी जो मुजफ्फरनगर जिले में पड़ती है उनकी सीट, वहाँ पर बताया जा रहा है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि जो उनकी विधानसभा सीट है पुरकाजी, वो बिजनौर लोकसभा में आती है। जानकारी करने पे ये बताया जा रहा है कि मंत्री जी चुनाव प्रचार में लगे हैं, बहुत व्यस्त हैं, इसलिए लखनऊ आकर अपना विभाग वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब इस व्यस्तता की वजह से वो विभाग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, या नाराजगी की या दिल में दर्द होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ 3 और मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर हैं, आप जान ही रहे, जिनको बहुत भारी भरकम विभाग मिल गया, पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण और क्या क्या, राजभर का तो दोनों हाथ में लड्डू आ गया। फिर आ गए दारा सिंह चौहान, उनको भी बढ़िया विभाग मिल गया। सुनील शर्मा, हालांकि उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट मिला है, लेकिन अगर आप देखें तो अनिल कुमार से उनका ठीक ठाक है। तो उनके साथ के 3 मंत्रियों ने अगले ही दिन विभागों में कामकाज संभाल लिया था, लेकिन अनिल कुमार को अभी तक फुर्सत नहीं मिली कि वो लखनऊ का रुख करें। इधर होली भी आ गई, नाराजगी में होली भी गुजर जाएगी, हालांकि फीकी गुजरेगी, क्योंकि जब कोई मिलने वाला नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, विभाग रहे ना रहे। अब बात यह आती है कि जब रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भाजपा ने अपने साथ लिया, उनको एक MLC सीट दे दी, उनको एक कैबिनेट मंत्री दे दिया, इतना उन पर प्यार लुटाया, तो एक ही विभाग भी ठीक ठाक दे देते। कम से कम 4 लोग आते, ना सही तो घास पत्ती का उद्यान विभाग दे देते। ये तो विभाग कहने को साइंस टेक्नोलॉजी है, लेकिन ना तो कोई, खाली एक ले दे के आंचलिक विज्ञान केंद्र है, वहीं किसी को ये जाके घुमा टहलवा सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, विज्ञान का कोई काम नहीं होता है, ना कोई यहाँ पर रॉकेट बनता है, ना यहाँ पर कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है, ना यहाँ पर कोई विज्ञान के चमत्कार होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस विभाग में मंत्री बनवा ले गए वो, लेकिन काम वो ठीक से नहीं दिलवा पाए। अब हालत यह है कि सार्वजनिक रूप से तो ये कहना पड़ रहा है कि भाई कैबिनेट मंत्री हमारे पास मिल गया है, बहुत वर्षों बाद मिला है, बड़ी हसरत थी, बड़े लंबी समय की तपस्या पूरी हुई, लेकिन विभाग के नाम पर उनके कार्यकर्ता ही मजाक उड़ा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि रालोद का जो निशान है वो हैंडपंप है, अभी तक वो जमीन के नीचे तक मार कर रहे थे, अब विभाग मिल गया है आसमान वाला, विज्ञान टेक्नोलॉजी वाला, तो भाजपा ने उनको जमीन से लेकर आसमान तक का इंतजाम कर दिया है कि पूरा आपके हवाले है, जितना उड़ सकते हो उड़ो, जितना नीचे खोद सकते हो खोदो, पानी पियो। तो ये बड़ा अजीब तरह का संयोग बना है कि किसान, खेत खलिहान
इनकी बात, चौधरी चरण सिंह की बात करने वाले पार्टी के पास आज जमीन से लेकर आसमान तक सत्ता है। उनके पास जमीन के नीचे से लेके अंतरिक्ष तक का पहुंचने की व्यवस्था है। क्या सियासी समीकरण और चमत्कार बना है। लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत दिनों बाद अरमान पूरे हुए, लेकिन अधूरे ही हैं, दिल में दर्द बाकी है। सब कुछ पाकर भी रालोद और उसके मंत्री मायूस हैं, उत्साह नहीं है। तो अपनी अपनी किस्मत है और सियासत के रंग भी हो सकते हैं, दांव पेच भी हो सकते हैं। जिसको जो समझना हो समझाए, लेकिन ये जरूर है कि देश की सत्ता का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरने का जिन लोगों ने नारा दिया था, अब उनको पता लगेगा कि देश की सत्ता का जो रास्ता है वो खेत खलिहानों के बजाय आसमानों से होकर गुजरने लगा है। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते मुनव्वर राना साहब का एक बेहतरीन शेर आपको सुनाऊंगा, जिसमें गरीबी के दर्द, मुफलिसी, बचपन को बयां किया गया है। साथ ही इस देश की मिट्टी, खुददारी और वीर रस को भी बयां किया गया है। तो सुनिएगा कि मैं इसके नाज उठाता हूँ, सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे, ये बच्चे की तमन्ना है, ये समझौता नहीं करती। और शहीदों की ज़मीं है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। नमस्कार।